बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज 2021 अक्टूबर नवंबर पेपर 2 वेरिएंट 1 पुराने फॉर्मेट पे है। ठीक है, ये पुराना फॉर्मेट है और उसी के हिसाब से पेपर बना हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। क्वेश्चन 1 में यू हैव अ वुडन बेंच जिसका वेट आपको बताया हुआ कितना है, 2000 न्यूटन। ऑलराइट, each of the two supports has an area, so each support has an area of this that is in contact with the ground. Calculate the pressure on the ground due to bench. So जाहिर सी बात है, pressure होता है force over area and the force is the weight of the bench, which is 2000. Area is 0.040, but I have to multiply this by 2 because दो supports हैं, तो इसलिए total area निकालना पड़ेगा. So when we do that, what answer do we get? हमारे पास आंसर आ जाता है पास्कल्स में 25,000. आपको यूनिट खुद लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ. और यू कैन ऑल्सो राइट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बोथ आर एक्सेप्टेबल. अच्छा, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बेंच इज 1.1 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द बेंच. ओके, सो व्हाट इट इज सेइंग इज कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो लेफ्ट साइड से कितना आगे है, 1.1 मीटर. सो यहाँ से 1.1 मीटर आगे चले जाएं, 2.2 मीटर का बेंच है, तो बिल्कुल बीच में जो है वो सेंटर ऑफ मास है. और ये भी बता रहे हैं कि 0.24 मीटर फ्रॉम द फ्रंट. सो फ्रंट साइड ये है, ये फ्रंट साइड है, और ये इसकी विड्थ आप देख रहे हो बेंच की कितनी है, 0.48. तो बिल्कुल इसके डेड सेंटर में जो है वो इसका सेंटर ऑफ मास है. ओके, तो दिस इज बेसिकली अ बेंच विद यूनिफॉर्म डेंसिटी. इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल सेंटर में. One reason why the center of mass is in this position. So we need to explain कि ऐसा क्यों है, इसका center of mass बिल्कुल इसके dead center में क्यों है. और इसका रीजन यही है कि हमारा जो वुडन बेंच है वो बिल्कुल, उसकी अगर आप शेप देखो तो एक परफेक्टली सिमेट्रिकल शेप है, वो एक रेगुलर शेप है, और उसके साथ साथ जो वुड की डेंसिटी है वो पूरी थ्रू आउट यूनिफॉर्म डेंसिटी है. सो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जैसी वुड है बिल्कुल. ठीक है, इसलिए सेंटर ऑफ मास जो है वो बिल्कुल सेंटर में. सो बिकॉज वुड is of uniform density and the bench has, अब ये एक रीजन है, मैं एक ही बताऊंगा, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, but I'm going to give you alternate answers. The bench has uniform thickness, for example. क्योंकि अगर बेंच की थिकनेस बराबर ना होती हर जगह से, तो जहां से वो ज्यादा थिक होता, यस, सिमेट्री पे डिपेंड करता है और डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है कि अगर लेट सपोज यहाँ से वुड जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है और ये वाली वुड थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो फिर सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे ना होता है, इधर या इधर जा सकता था. बट थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, इसकी यूनिफॉर्म थिकनेस है बिल्कुल. राइट, तो ये सिमेट्री बन गई ना, बिल्कुल इस तरफ और इस तरफ वाला साइड सिमेट्रिकल है. ठीक है, सो या बेंच इज यूनिफॉर्म थिकनेस, और यू कैन ऑल्सो से यूनिफॉर्म विथ. विथ क्या चीज है बेंच की, ये चीज बेंच की विड्थ है, तो वो बिल्कुल सब बराबर है, इसलिए इट हैज यूनिफॉर्म थिकनेस. ठीक है, और क्योंकि ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो आई गेस हम जो है वो पूरी बात को, दोनों बातें ही लिख सकते हैं. 2 मार्क का क्वेश्चन है, पर उन्होंने कहा 1 रीजन, सो आई गेस वी कैन जस्ट राइट वन ऑफ देम. ठीक है, सिमेट्री के बारे में बात कर दी, विड्थ की, थिकनेस की, यूनिफॉर्म थिकनेस की बात कर दी, ये सब सिमेट्री में ही आ जाता है. और हमारे पास क्या है, डेंसिटी भी जो है वो उसकी यूनिफॉर्म है, एक तरफ से ज्यादा डेंस नहीं है, दूसरी तरफ से कम डेंस नहीं है. ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं हमारे पार्ट 2 की. देयर इज अ फोर्स एक्सर्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट पी. कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी एक्सर्टेड एट पी विदाउट बेंच रोटेटिंग. सो विदाउट बेंच रोटेटिंग, अगर बेंच रोटेट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. सो इक्विलिब्रियम को
डिस्टर्ब नहीं करना, इक्विलिब्रियम शुड नॉट बी डिस्टर्ब, यही गोल है ना। तो आप इतनी फोर्स लगाएं कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो, आपका बेंच जो है वो टॉपल ना करे, ये है मेन गोल। मतलब मैंने आपके सवाल को रीफ्रेज कर दिया है, विदाउट रोटेटिंग, सो विदाउट डिस्टर्बिंग द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इन अदर वर्ड्स, इक्विलिब्रियम भी कौन सा वाला, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जो कि मोमेंट्स पे डिपेंड करता है। तो इन अदर वर्ड्स कैन आई से सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स should be equal to sum of anti-clockwise moments, यही है ना condition of equilibrium, or you call it the principle of moments, is that what you call it, यही है ना। अब हम इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। अगर इसको मुझे अप्लाई करना है इस इक्वेशन को, तो मैं कैसे अप्लाई करूँगा। सबसे पहले मुझे अपने बेंच पे सारी फोर्सेस का पता होना चाहिए। तो एक फोर्स मैं लगा लेता हूँ यहाँ से, जो कि बेंच का अपना वेट है। बेंच का अपना वेट 2000 न्यूटन है। एक फोर्स वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से लगा रहे हैं डाउनवर्ड। ये जो फोर्स है इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कितनी फोर्सेस हैं, और कोई फोर्स आपके पास है यहाँ पे, चेक करो। आपको किसी न किसी पॉइंट को एज अ पिवट कंसिडर करना होगा, इज दैट ट्रू। सो यू हैव टू टेक सम वन और द अदर पॉइंट एज द पिवट। तो पिवट किस पॉइंट को कंसिडर करेंगे, अब ये आपको देखना पड़ेगा। आप एसेंशियली ये जो क्यू है, यानी कि ये जो बेंच का ये वाला पार्ट है, इसको पिवट कंसिडर कर सकते हो। करने को तो आप बहुत चीजें ये भी पिवट कंसिडर कर सकते हो, टेक्निकली इसमें कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यू डोंट नो इसकी थिकनेस कितनी है, सो यू डोंट रियली नो कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है। क्योंकि मुझे यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, तो इसलिए मैं इस पॉइंट को एज अ पिवट कंसिडर कर लूंगा। तो आई एम जस्ट गोना मेक अ बिग रेड डॉट ओवर हियर, सो एवरीवन नोज दैट दिस इज द पिवट। डोंट फॉरगेट, पॉइंट क्यू को ही ऊपर ट्रांसफर कर लिया एक तरह से हमने, ठीक है, सामने बना लिया। अच्छा, अब बेटा और कौन सी फोर्सेस लग रही हैं मेरे क्या कहते हैं बेंच के ऊपर। अब देखो, रियलिटी में ये हो रहा होगा कि फोर्सेस जो है ना बहुत सारी जगहों से लग रही होंगी। फोर्सेस यहाँ से भी लग रही होगी, एक अपवर्ड फोर्स पिवट से भी लग रही होगी, सपोर्ट इस ये वाली सपोर्ट भी एक अपवर्ड फोर्स लगा रही होगी। लेकिन अब इस बात को रियलाइज करो कि जब यहाँ से आप डाउनवर्ड फोर्स लगाने की कोशिश करोगे तो आपका बेंच थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। और जब बेंच यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल अबाउट टू लिफ्ट होगा, लाइक आपने बिल्कुल मैक्सिमम फोर्स यहाँ से लगा दी है, बिल्कुल मैक्सिमम फोर्स लगा दी है, एंड इक्विलिब्रियम बिल्कुल अपनी एज पे है, मतलब बिल्कुल डिस्टर्ब होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो फोर्स लग रही होगी क्या वो लग भी रही होगी या नहीं, बिल्कुल उस मोमेंट पे, बिल्कुल जब आप लिमिट पे पहुंच जाएंगे। सो द बेंच इज अबाउट टू बी लिफ्टेड। कैन आई राइट दिस ओवर हियर जस्ट एज अ रिमाइंडर फॉर माई सेल्फ, बिकॉज द बेंच इज अबाउट टू बी लिफ्टेड, ये वाली जो फोर्स है ये उस वक्त जीरो हो जाएगी। बिकॉज व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज दिस, इट्स अ कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है। और जब बिल्कुल कॉन्टैक्ट खत्म होने वाला होता है तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो हो जाती है। तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस फोर्स। सो इवन दो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की, बट हाँ ये जो पॉइंट है थोड़ा सा, ये जो पॉइंट है थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैंने कोई मोमेंट लिया नहीं है आमना, अभी मैंने कोई मोमेंट नहीं लिया, मोमेंट मैं अभी लेना शुरू करूंगा। अभी तो सिर्फ मैंने अपना पिवट चूज किया है और अपनी फोर्सेस मार्क की हैं। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू डिसाइड कि कौन सी फोर्स कौन सा मोमेंट लगाएगी। ये वाली फोर्स कैसा मोमेंट लगाएगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अबाउट दिस पिवट। इफ दिस इज द पिवट एंड दिस इज द फोर्स, इसका मोमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज। इसका मोमेंट बेटा क्लॉकवाइज होगा, ध्यान से, ये पिवट है तो ये वाली फोर्स इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगी। अच्छा आमना, मैंने ये पिवट इसलिए बेटा चूज किया है बिकॉज आई नो द डिस्टेंस फ्रॉम दिस साइड। इस फोर्स का इस पिवट से मुझे डिस्टेंस पता है, इसलिए मैंने सिर्फ इसको चूज किया है, और कोई खास रीजन नहीं है। सो ये वाला क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, और ये वाली फोर्स का मोमेंट कैसा होगा, ये वाली फोर्स का मोमेंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि ये इसको यूं लिफ्ट करवाएगी, यहां से नीचे जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। सो
अपने पास एक मेंटल नोट बना लेना चाहिए, या आप बेशक डायग्राम के ऊपर लिख लिया करो। सो एक चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। कैन समवन टेल मी ये डिस्टेंस क्या होगा? अब साथ साथ में नहीं लिखा हुआ, बट साफ साफ नहीं लिखा हुआ, बट कैन यू टेल मी कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? याद रखो कि यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस था 1.1, 0.85। तो 1.1 में से 0.25 निकाल दिया, 0.85। गुड। तो 0.85 मिनट। तो बिफोर आई गो टुवर्ड्स माय कैलकुलेशन, मैं अपने डायग्राम पे सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ ताकि मैं इजीली जो है वो अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। नाउ इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू सॉल्व। ये वाली फोर्स मल्टीप्लाई बाय ये वाला डिस्टेंस इक्वल्स टू ये वाली फोर्स मल्टीप्लाई बाय ये वाला डिस्टेंस, और एफ आ जाएगा। दैट्स ऑल इट इज, बट यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट द डायग्राम केयरफुली। तो 2000 न्यूटन वाली फोर्स इंटू 0.85, और एफ वाली जो फोर्स है 0.25 की वैल्यू क्या आ रही है? 2000 into 0.85 divided by 0.25, 6800। फोर्स निकालिए तो आंसर यूनिट का जो यूनिट होगा वो न्यूटन होगा। क्लियर? आर वी गुड? चलो, तो बेटा ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना फोर्सेस वाले और मोमेंट्स वाले और प्रेशर वाले, इन पे आप डायग्राम के ऊपर बिल्कुल बेतकल्लुफ होकर ड्रॉ किया करो ताकि आप हर चीज को विजुअलाइज कर सको। और किसी क्वेश्चन में अगर फोर्सेस का क्वेश्चन और उसमें डायग्राम उन्होंने नहीं दिया और सिर्फ डिस्क्राइब किया हुआ, तो अपना डायग्राम खुद बनाया करो, एक रफ स्केच किया करो, सो दैट यू नो व्हाट्स हैपनिंग। सामने हर चीज नजर आनी चाहिए आपको। लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन 2। तो एक बंदा जो है वो लिफ्ट में खड़ा हुआ है जिसका मास 80 kg है। ग्रेविटेशनल फीस 10 दी हुई तो हम 10 ही यूज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम, वरना आपको पता है बात बार 10 दफा रिपीट हो चुकी है कि आपने 9.80 यूज करनी है, बट अभी यहाँ 10 लिखी हुई तो हम 10 यूज कर रहे हैं। कैलकुलेट द वेट ऑफ द मैन, इट्स W इक्वल्स mg। चाहे कोई भी प्लेनेट हो उसका g अलग अलग होगा। अर्थ का जो है हम g अज्यूम करेंगे 9.8, बट अगर बोला हुआ यहाँ पर 10 तो मैं 10 यूज कर रहा हूँ। सो 80 उसका वेट है जो कि हमेशा केजी में होना चाहिए। अगर ग्राम में दिया हुआ है तो केजी में कन्वर्ट करना लाजमी है। नाउ वेट का यूनिट क्या होता है? ये वेट एक फोर्स है तो उसका यूनिट न्यूटन होगा। लिफ्ट एक्सेलरेट्स अपवर्ड्स, अंडरलाइन दिस सेंटेंस, और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी दी हुई है। तो कह रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स निकाल दो। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मैन निकालनी है, तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सिंस यू नो द मास ऑफ द मैन एंड हिज एक्सेलरेशन, यू कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन हिम। रिजल्टेंट फोर्स बंदे पे 80 इंटू 0.50, तो 40 न्यूटन की उस पर रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, राइट? 40 न्यूटन की रिजल्टेंट फोर्स लग रही है। चलो, अब हम बात करते हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मैन बाय द फ्लोर। अब अपेरेंटली जो मैंने नोटिस किया है बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। द रीजन इज कि आपको ये चीज क्लियर नहीं होती कि किस चीज पे फोर्स लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है, कहाँ से लग रही है, कौन लगा रहा है, किस पे लग रही है। तो इसलिए मैंने जो है वो चीजों को अलग अलग कलर से अंडरलाइन किया। फोर्स लग किस पे रही है? बंदे पे। लगा कौन रहा है? फ्लोर लगा रहा है। चाहे लिफ्ट मूव कर रही होती है ना मूव कर रही होती, फ्लोर ने उस पर अपवर्ड फोर्स ही लगानी है। इस फोर्स का नाम होता है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इस बंदे का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। कौन सा डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें सिर्फ ये बंदा नजर आ रहा हो और कुछ ना नजर आ रहा हो। तो इस बंदे का अपना जो वेट है वो बनाना है, ठीक है, और इस बंदे पे जो फ्लोर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है वो लगाना है। इन दोनों फोर्सेस में से आपको ये वाला फोर्स की वैल्यू ऑलरेडी पता है। कितनी है ये वाली फोर्स की वैल्यू? यू ऑलरेडी नो दिस इज 800। ये आपने फाइंड आउट करनी है। कैसे पता चलेगी? कैन यू से दैट ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी? इज दैट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर? कैन आई जस्ट से यार ये दोनों फोर्सेस तो कैंसिल आउट हो जाती हैं हमेशा, या नहीं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अब जैसे मेरा लैपटॉप जो है वो टेबल पे रखा हुआ है, तो लैपटॉप का अगर वेट है 800 न्यूटन, तो टेबल उस पर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है 800 न्यूटन की, तब तक तो ये सही है ये बात। लेकिन अब ये बंदा लिफ्ट में खड़ा हुआ है और लिफ्ट
पहली बात तो है कि रुकी हुई नहीं है, और रुकी हुई भी ना होती लेकिन कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर रही होती, अगर लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर रही होती तो हम कहते थे कि हाँ यार ये एन और डब्ल्यू इक्वल है। लेकिन भाई बंदा कर क्या रहा है, बंदे का मोशन पहले सोचो, व्हाट वाज हिज मोशन लाइक, व्हाट वाज ही डूइंग, वाज ही गोइंग अप, वाज ही गोइंग डाउन, वाज ही मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, और वाज ही एक्सेलरेटिंग और वाज ही डिसेलरेटिंग? ही वाज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स। व्हाट डज दैट मीन? अगर ये बंदा ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, सो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस पे रिजल्टेंट फोर्स भी अपवर्ड्स लग रही है। इसका मतलब ये हुआ ना कि इस पे अपवर्ड्स रिजल्टेंट फोर्स लग रही है। मतलब ये जो दो फोर्सेस लग रही हैं बंदे पे, इनका जो रिजल्टेंट है ओवरऑल वो अपवर्ड्स है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये वाली फोर्स जो है दिस शुड बी लार्जर देन डब्ल्यू। ट्रू? तो अगर ये 800 है तो ये 800 से तो ज्यादा ही होगी क्लियरली। अब कितनी होगी वो हमें पता है कि दोनों का रिजल्टेंट क्या है। इन दोनों फोर्सेस का अगर आप वैसे रिजल्टेंट निकालते तो कैसे निकालते? इन दोनों को माइनस करते ना, इन दोनों को माइनस करते, एन माइनस डब्ल्यू करते और कहते यार ये रिजल्टेंट है। सो कुड आई हैव सेड के यार देखो एफ नेट जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है बंदे पे, वो बड़ी वाली फोर्स माइनस छोटी वाली फोर्स, या अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। आई नो के रिजल्टेंट कितना लग रहा है 40। आई नो कि मुझे n की वैल्यू निकालनी है, तो दैट्स अननोन। आई नो कि w कितना है 800, n का आंसर आ गया, n कितना आ रहा है 840। सो थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना है। द क्वेश्चन इज प्रीटी इजी, इट्स लाइक जस्ट 1 मार्क्स, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट यू आर डूइंग अ क्वेश्चन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस where there was a resultant and therefore you can't just say कि यार ये दोनों आपस में इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्टेंट फोर्स का एक्सप्रेशन बनाना है, this minus this equals this, and then you basically get the right answer। ठीक हो गया? तो आई थिंक अभी क्वेश्चन 2 खत्म नहीं हुआ, अब होने वाला है खत्म। सो लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड्स यूनिफॉर्मली, राइट, एक्सेलरेट अपवर्ड्स यूनिफॉर्मली। एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सो एक एक चीज को अंडरलाइन करना पड़ रहा है। क्या कर रही है लिफ्ट? एक्सेलरेट कर रही है। कैसे एक्सेलरेट कर रही है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसे एक ब्रोकन सा ग्राफ बनाते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल रहे हैं यार वो, सॉरी, डिस्टेंस डायग्राम। मेरे जहन में था कि स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा, अभी तो मैंने खैर बनाया नहीं। लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब एक्सेलरेशन हो रही होती है, चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, तो कैसा बनता है? ओके महत, यू ऑल्सो थॉट मेड द सेम मिस्टेक एज मी। There is no straight line because this is not a velocity time graph, not a speed time graph, it's a distance time graph। जब चीज एक्सेलरेट कर रही होती है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनता है? थिंक अबाउट इट। देखो बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है ना, वो स्पीड के इक्वल होता है। सो स्पीड इंक्रीज कर रही है शुरू में स्पीड अगर कर रही है इंक्रीज, अगर शुरू में स्पीड इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब ग्रेडियंट भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो शुरू में इंक्रीजिंग ग्रेडियंट होना चाहिए। अब आई एम नॉट ड्रॉइंग द ग्राफ राइट नाउ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि शुरू में ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा, एटलीस्ट आई नो दिस मच। ठीक है, इस तरह की शेप होगी, सही है। इंक्रीजिंग ग्रेडियंट बिकॉज इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अच्छा आगे वो कह रहे हैं, आगे चलो, वो कह रहे हैं फ्रॉम रेस्ट फॉर 4 सेकेंड्स। तो 4 सेकेंड तक, 0 से लेके 4 सेकेंड तक इस तरह का ग्राफ बनेगा। बट आमना ये रेट जो है बेटा, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये आप अगर स्पीड टाइम ग्राफ होता ना, सुनो, अगर स्पीड टाइम ग्राफ होता तो आपका ये वाला ग्राफ बनता। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप रेट ऑफ स्पीड चेंज का तो पता ही नहीं लगा सकते, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको सिर्फ बता रहा है कि स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी तेजी से चेंज हो रही है, ये नहीं पता आपको। अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ होता ना बेटा, तो हाँ यूनिफॉर्म का वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन चाहे यूनिफॉर्म हो या चाहे ना लिखा हो, नॉन यूनिफॉर्म भी लिखा हो, दोनों केसेस में आपने ग्राफ को कर्व ही बनाना है, यूं बनाना है बस। ठीक है, उसकी शेप पे, जनरल शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यूज पे थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। एनीवेज, देन डीसेलरेट्स। तो अब अगले पार्ट में डीसेलरेट कर रहे हैं। अब डीसेलरेट करने का क्या मतलब हुआ? अब वो डीसेलरेट कर रहा है तो क्या होना चाहिए? स्पीड डिक्रीज कर रही है। डीसेलरेट करने का मतलब क्या? स्पीड डिक्रीज कर रही है। अगर स्पीड कर रही है डिक्रीज, तो ग्रेडियंट भी क्या करेगा? डिक्रीज। डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का ग्राफ कैसा होता है? तो वो जो ग्राफ आपका यूं था वो आगे की तरफ यूं जाएगा,
तो 4 से लेके 8 सेकंड तक अब आपका ग्राफ यूं जाएगा, और वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था ग्राफ, तो इसका इनिशियल ग्रेडियंट यहां से बिल्कुल फ्लैट होगा, यहां से ग्राफ बिल्कुल फ्लैट होगा, एंड देन इट डिसेलेरेट्स टू रेस्ट, तो यहां पे भी ग्राफ आपका एंड में आके बिल्कुल फ्लैट हो जाना चाहिए, क्योंकि स्पीड 0 हो जाएगी तो ग्राफ का ग्रेडियंट 0 हो जाना चाहिए। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ड्रॉ अ ग्राफ लाइक दिस फर्स्ट, जिसके अंदर इनिशियल ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये ग्राफ गलत है, यहाँ से ग्राफ गलत है, क्योंकि ये ग्राफ शुरू ही ऐसे हो रहा है, ये ग्राफ फ्लैट स्टार्ट होना चाहिए और फिर ऊपर जाना चाहिए। सो आई नीड टू इम्प्रूव दिस अ लिटिल बिट, इसको थोड़ा सा मुझे यूं करना पड़ेगा कि लाइन शुरू में फ्लैट हो। अब पहले 4 सेकंड के लिए ये सीन है यहां तक, और उसके बाद अगले 4 सेकंड में बिल्कुल इसका उल्टा काम हो रहा है, ये हो रहा है। बट अगेन आई नीड टू make this part flat. So what would I do? I would do this. अब ये ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, ठीक है, ओके, ऑल राइट। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। आगे चलते हैं। Type of nuclear reaction takes place at the center of the sun. The reaction releases thermal energy. State the name of the type of the reaction that takes place. Nuclear fusion. एक बात बेटा समझ लो, ये जो आप लोगों ने आंसर्स लिखे हैं ना, जिसमें आप फिजन के अंदर एक एस लिख रहे हो या फ्यूजन के अंदर 2 एस लिख रहे हो, इसके मार्क्स कट जाएंगे। ये बात क्लियरली आपके सिलेबस फाइल में और लर्नर गाइड में मेंशन्ड है दैट स्पेलिंग्स ऑल्दो आर नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन टेक्निकल वर्ड्स की स्पेलिंग में अगर आप मिस्टेक करोगे, एंड स्पेशली अगर आप टेक्निकल वर्ड्स ऐसे जो मिलते जुलते वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, फ्यूजन और फिजन, ठीक है, इनके अंदर अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो आपको मार्क्स नहीं देंगे। ये बात जहन में रखना मेरी, ठीक है, आपके मार्क्स कटेंगे। अगर इवन मैंने मॉक में या रीमॉक में कहीं लीनियर मार्किंग की हुई भी है इस वजह से, तो वो आपको पास करने के लिए दी हुई है, लेकिन ये बात बहुत क्लियरली समझ लो कि अगर यहाँ पे डबल एस होगा तो ये मार्क्स नहीं मिलने वाले। चलो, थर्मल एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम द सरफेस इनटू स्पेस। सो सन के सरफेस से वो थर्मल एनर्जी निकलती है एंड देन इज ट्रांसफर्ड थ्रू वैक्यूम बाय रेडिएशन। डिस्क्राइब द रेडिएशन दैट इज एमिटेड। तो भाई रेडिएशन को डिस्क्राइब करें, क्या मतलब, इस रेडिएशन का नाम बता दें, कौन सी रेडिएशन एमिट होती है। द रेडिएशन इज कॉल्ड, 3 तरह की रेडिएशन एमिट हो रही हैं असल में, है ना, सिर्फ थर्मल एनर्जी तो नहीं है ना, सिर्फ थर्मल एनर्जी तो एमिट नहीं हो रही। सन से आपके पास हीट आ रही है, जो थर्मल एनर्जी स्पेसिफिकली वो तो थर्मल वो जो, लेकिन उन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर थर्मल का वर्ड नहीं यूज किया, ऊपर थर्मल लिखा हुआ है, तो आई वुड जस्ट बी ऑन द सेफ साइड एंड नॉट जस्ट गो राइट इन रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन एंड मूव ऑन विद इट। आई वुड से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, पहले तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का वर्ड यूज करूंगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पूरा आपके पास जगह है, आप अपनी बात पूरी डिस्क्राइब कर सकते हो, मार्किंग स्कीम में इसके करीब करीब कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम पूरी बात डिस्क्राइब करेंगे ताकि जो मार्किंग स्कीम है वो वाली बात भी कवर हो और बाकी सारी बात भी कवर हो। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वर्ड यूज करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एमिटेड, और उसके बाद बताओगे इन द कौन सा पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, इन द इंफ्रारेड, मेनली ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही 3 एमिट हो रही हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये मेनली जो लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द सन रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ दीज 3, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट पूरा नाम लिखना प्लीज, और यूवी, ठीक है। थर्मल एनर्जी is carried by infrared. Okay, all right.
चलो, स्पीड, स्टेट द स्पीड। स्टेट का क्वेश्चन है तो इसका मतलब कैलकुलेशन नहीं रिक्वायर्ड होगी, और वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड सबको पता है कितनी होती है, 3.0 टाइम्स 10 to the power 8। यू आर गोइंग टू राइट द यूनिट, स्पीड का यूनिट meters per second. Earth is 1.5 meter from the surface of the sun. Calculate the time taken for the radiation. So ये तो बहुत आसान है. Time is distance over speed. Such a straightforward question. तो क्या आंसर आ रहा है? Roughly 500 seconds. स्पेस फिजिक्स के अंदर आपका लर्निंग आउटकम में उन्होंने लिखा हुआ कि स्टूडेंट को एक्चुअली याद होना चाहिए कि लाइट जो है जब सन से अर्थ तक आए तो उसको रफली 500 सेकंड्स लगते हैं, 8 मिनट्स लगते हैं। रिमेंबर, स्पेस फिजिक्स के अंदर जो शुरू में कुछ आपके लर्निंग आउटकम्स लिखे हैं उसमें कुछ लिखा हुआ है स्टूडेंट शुड नो दिस, शुड नो दैट। जैसे आपको अर्थ का रोटेशन का पीरियड याद होना चाहिए 24 आवर्स, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, यू ऑलवेज यू नो दिस। ये तो एक बहुत बेसिक सा फैक्ट है। एक साल 365 डेज का होता है। मून जो है वो अर्थ को तकरीबन 1 महीने में ऑर्बिट करता है, राइट। बट ये भी एक वन ऑफ द, दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्ट्स दैट यू एक्चुअली मस्ट रिमेंबर फॉर स्पेस फिजिक्स। 500 सेकंड्स लगते हैं रफली लाइट को अर्थ तक पहुंचने में फ्रॉम द सन, फ्रॉम विच यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट द डिस्टेंस। बट इस सवाल में जाहिर सी बात है डिस्टेंस दिया हुआ था, स्पीड आपको पता होती है हमेशा, so you can find out the time. One advantage of wearing white clothes on sunny days, right? So let's talk about infrared radiation in general. White surfaces are poor what? Absorbers, or you can alternatively say good reflectors of infrared. So clothes won't heat up. पूरी बात conclusion के साथ करनी, because this is a 2 mark question, so don't just write के बस poor absorbers यहाँ बस आगे निकल के, ठीक है। सो आइदर आप कहोगे कि यू विल स्टे कूल और यू विल स्टे कि यू वॉन्ट हीट अप, ठीक है, बस इतनी सी बात। अच्छा, क्वेश्चन 4 पे आ जाए। स्कोर चेक कर लें, 1 मिनट। स्लो चल रहा है इंटरनेट बहुत ज्यादा। क्या सीन है? चलो खैर, इसको छोड़ो यार, फोन पे खोल लेंगे। आप अगला क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं स्कोर चेक करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह लाइन लग गई है। 62 पे 5 आउट होगा, वेरी गुड, बिल्कुल ही फारिग। शाहीन अफरीदी बैटिंग करने आया हुआ। चलो भाई चलो, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें। लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम। कोल फायर्ड पावर स्टेशन, coal is burned, electric energy is produced. Okay, state the form of energy, state the form of energy जो कि कोल ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में। सो उस कोल के अंदर कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होती है? केमिकल पोटेंशियल। केमिकल, केमिकल पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, और यू कैन जस्ट राइट केमिकल एनर्जी, ठीक है, बट सही है, बिल्कुल ठीक है। सो केमिकल की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो, अच्छा कोई भी आपका ऑयल क्या होता है, कोई भी ऐसा स्टेशन जिसमें फ्यूल होती है यूज, जो बर्न की जा रही है, जैसे गाड़ी में फ्यूल बर्न होती है, पेट्रोल होता है, फिर हमारे पास ऑयल वाले पावर स्टेशन भी होते हैं, गैस वाले भी होते हैं, दे आर ऑल यूजिंग केमिकल एनर्जी। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो व्हाट इज दैट प्रिंसिपल? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड or destroyed. It is only
transferred from one form to another. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट रीड करें. The quantity of electrical energy produced in the power station is much less. So electrical energy produced is much less than the energy that is burned to, that is basically produced by burning the coal. So इतनी कम एनर्जी क्यों आई? Essentially कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे कोल पावर स्टेशन की एफिशिएंसी बहुत कम है, तो ये इनपुट एनर्जी इतनी ज़्यादा है लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो उससे इतनी कम बन रही है, बाकी की एनर्जी कहाँ चलेगी? सो आप बताओ कि एनर्जी कहाँ कहाँ वेस्ट हो रही है, किस किस फॉर्म में एनर्जी वेस्ट हो रही है. ठीक है, सो आप बताओगे कि जो केमिकल एनर्जी है वो कहाँ कहाँ वेस्ट हो सकती है. सम केमिकल एनर्जी इज, क्योंकि एसेंशियली आप केमिकल एनर्जी जब आप क्या कहते हैं यूज करते हो तो उससे जनरली क्या होता है, बर्न कर रहे हो आप तो सारी हीट प्रोड्यूस कर रहे हो. अब वो जो सारी की सारी हीट प्रोड्यूस हो रही है, क्या वो सब कुछ सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी? नहीं ना. पहले ये तो बताओ केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड और ट्रांसफर टू थर्मल एनर्जी. पहला तो मेन काम तो ये हो रहा है. अब इसमें अभी कोई वेस्टेज नहीं हुई, लेकिन आप बताना कि थर्मल एनर्जी सारी जनरेटर तक नहीं पहुंचती. ठीक है, सो थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू थर्मल, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी. ठीक है, दिस थर्मल एनर्जी इज यूज्ड फॉर व्हाट? फॉर बॉइलिंग द वाटर. और फॉर वाटर को बॉयल करते हो तो सिर्फ क्या सारी की सारी एनर्जी वाटर को मिल रही है? नहीं. और वाटर को मिल भी जाएगी तो क्या वाटर से उससे सिर्फ बॉयल हो जाएगा? नहीं. बहुत सारी एनर्जी जो है सराउंडिंग्स में वेस्ट हो जाएगी. आपका पूरा पावर स्टेशन के डिफरेंट पार्ट्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट जो है वो इधर उधर डिसिपेट हो रही होगी. इवन जब वाटर बॉयल हो जाएगा और उससे स्टीम बन जाएगी तो क्या सारी की सारी स्टीम जाकर टरबाइन को हिट करेगी? नहीं. इसी तरह क्या आपकी अगर टरबाइन टर्न हो जाएगा तो क्या वो अपनी सारी की सारी एनर्जी जनरेटर को ट्रांसफर कर देगा? नहीं. टरबाइन और फ्रिक्शन जब मूव करते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और फ्रिक्शन की वजह से भी एनर्जी वेस्ट होती है. ठीक है, ऑलराइट. तो हम कहेंगे दिस थर्मल एनर्जी इज लॉस्ट टू सराउंडिंग्स, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पावर स्टेशन. फिर आप ये एक बात तो ये लिख सकते हो, दूसरी बात ये भी लिख सकते हो कि टरबाइन और जनरेटर की वजह से जो फ्रिक्शन है उसमें भी थर्मल एनर्जी फर्दर जो है वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी पर, वो वेस्ट होगी आगे जाके. सो डिफरेंट जगहों पे थर्मल पावर स्टेशन में एनर्जी वेस्ट हो रही होती है. वो सारी बातें आप मेंशन कर सकते हो, कोई भी एक मेंशन कर दोगे तो काफ़ी होगी. वन एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूजिंग अ कोल फायर्ड पावर स्टेशन. सो होता ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज लाइक CO2 is emitted, which is a greenhouse gas which causes what? Causes climate change या global warming. समझ गए? चलो आगे चले. A plastic rod, initially neutral, is rubbed with a cloth. After the rod has been rubbed, the rod becomes positively charged. So rod हो गई positive charge in terms of particle. Why the rod is positively charged पहले आप ये बताएं. तो कोई भी चीज positively charged क्यों होती है? Because it has lost some electrons. जो भी चीज पॉजिटिवली चार्ज हो रही है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है. ये नहीं कहना कि वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर रही है. नेगेटिव चार्ज लूज करने से आप पॉजिटिवली चार्ज होते हो. ठीक है, बिकॉज इट लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन्स to the cloth, or you can say some of the electrons has been transferred from the rod to the cloth. So cloth के साथ क्या हो जाएगा? Obviously उसने electrons ले लिए हैं तो it will become negatively charged. अब ये जो पार्ट है टेक्निकली अगर आप अपने सिलेबस को देखो तो शायद निकल चुका है. चार्जिंग बाय इंडक्शन वाला पार्ट जो है उसके लर्निंग आउटकम्स अब लिखे हुए नहीं. ठीक है, बट जस्ट
just to be safe. It's not very clear right now, honestly, तो इसलिए मैं करवाऊंगा इसका क्वेश्चन, ठीक है. So uncharged conducting sphere है, कंडक्टर से बना हुआ है, अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है. और क्या हुआ, वो सस्पेंड हुआ इंसुलेटिंग रॉड से. पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज प्लेस्ड नियर द सरफेस. सो आपको दिखाया हुआ है कि रॉड आप स्फीयर के करीब लेकर आए, स्फीयर से अट्रैक्ट हो रहा है. ड्रॉ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन द स्फीयर. आई थिंक मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन मॉक में था, पता नहीं, इस टाइप का सवाल था. तो स्फीयर पे चार्जेस कैसे बनाओगे, इसमें 2-3 बातों का ख्याल रखना होता है. याद रखो स्फीयर अनचार्ज है, तो इस पे आप सिर्फ और सिर्फ, आपको नजर आ रहा है अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन आप इसका मतलब इस पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्जेस नहीं बना सकते. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्जेस नहीं बना सकते, आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस भी बनाने हैं, बिकॉज उस पे दोनों तरह के चार्ज बराबर मौजूद है. ठीक है. दूसरी बात का ख्याल, पहली बात तो है कि दोनों चार्जेस बनाने हैं. दूसरी बात का ख्याल ये कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि सारे ट्रेवल करके इसमें इस तरफ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके स्फीयर में इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव बनाना है और पॉजिटिव वाला यहाँ पे बनाना है. तीसरी बात का ख्याल यहाँ पे ये रखना है कि जितने आप माइनसेस बना रहे हो, जैसे अगर मैंने 6 माइनस बनाए हैं तो 6 ही प्लस बनाने हैं. चौथी बात का यहाँ पर यह ख्याल रखना है कि जितने इसमें चार्जेस बने हुए हैं आपने उससे कम नहीं बनाने, यहाँ पे उतने ही या उससे एटलीस्ट, मतलब कोशिश करो उसके बराबर ही बनाओ. अगर इसमें +6 बने हुए तो इसमें भी आप 6 ही बनाओ. ठीक है, इन सब बातों का ख्याल रखोगे तो आपके फुल मार्क्स है. ठीक है. सो ये सारी बात जो है वो आपने बता. और मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है 6 और फ्यूअर, तो आपने इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं बनाने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस. 6 बना लो या उससे कम बना लो, बेशक 4 और 4 बना लेते, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं बनाने. ठीक है. तो क्या क्या बोला, इक्वल बनाने हैं, नेगेटिव इस तरफ दिखाने हैं, पॉजिटिव इस तरफ दिखाने हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और बाकी जो सारी बातें हैं वो आपको, और क्या 6 जितने इस पे बने हुए उससे ज्यादा आपने नहीं बनाने, उतने ही बना लो या उससे कम बना लो. एनीवेज, तो अब वो कह रहे हैं कि यार स्फीयर तो न्यूट्रल है, स्फीयर तो न्यूट्रल है, अट्रैक्ट कैसे हो गया, इस पे फोर्स यहाँ पे क्यों लग रही है. वेल आपने पूरी बात को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि कोई भी चीज जो कि अनचार्ज्ड है और कंडक्टर से बनी हुई है तो क्यों वो अट्रैक्ट हो रही है. बेटा इसमें अब आपको जरा जवाब को सही से समझना है. असल में सिर्फ अट्रैक्ट नहीं हो रही, असल में रिपेल भी हो रही है. इस पे अट्रैक्टिव फोर्स इस वाले पार्ट पे लगेगी, दिस पार्ट विल गेट अट्रैक्टेड, and this part of the sphere will actually get repelled, but the part that is being repelled is further away from the rod. वो दूर है, वो दूर है. स्फीयर के ऊपर इस वक्त स्फीयर 2 हिस्सों में बट चुका है. स्फीयर का ये वाला पार्ट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, स्फीयर का ये वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है. ये वाला पार्ट अट्रैक्ट होगा, ये वाला पार्ट रिपेल होगा, दोनों पे फोर्स लगेगी. लेकिन ज्यादा फोर्स किस तरफ लगेगी, जो करीब है रॉड के, और ये वाली फोर्स जो होगी थोड़ी सी कम होगी, वीक होगी. तो ओवरऑल क्या होगा स्फीयर के साथ, रिजल्टेंट फोर्स लेफ्ट साइड पे ही लगेगी. ये है सारी कहानी. और आई डोंट थिंक मैंने एक भी इसका सही आंसर देखा है अभी तक. ये चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना. तो ये आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स है जिसको हम एफ नेट लिखते हैं, ये याद रखना है आप. ठीक है. सो लेट्स राइट डाउन द आंसर. The negative side attracted and positive side repelled, but negative side is closer, so attractive force is greater, and then therefore you can say कि overall attraction हो रही. जवाब बेटा ये वाला याद रखना प्लीज. ठीक है. अच्छा जी. A circuit contains a battery of EMF 4.5 volts, a 28 ohm resistor and a variable resistor. In the circuit diagram आपको सारी चीजें दिखाई हुई है, सब कुछ सीरीज में ही कनेक्टेड है. बैटरी कंसिस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल सेल्स. हर सेल का अगर आइडेंटिकल है सेल्स तो मतलब तीनों का बराबर ईएमएफ है, तो एक सेल का ईएमएफ कितना होगा, 3 लगे हुए हैं तो तीनों का आप ईएमएफ बेसिकली ऐड करते हो
तो अगर इसको मैं 3 से डिवाइड करूँ मेरे पास आता है 1.5 वोल्ट। हर सेल 1.5 वोल्ट का होगा। तीनों उनको सीरीज में लगा दोगे 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 4.5 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट। अब वो कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वेरिएबल रेजिस्टर इज 2.5। इस बात को आपने अगर पढ़ लिया तो उसको डायग्राम पे शो करें अपने लिए। कह रहे हैं भाई इसके अक्रॉस जो पीडी है वो कितना है 2.5। नाउ विदाउट इवन लुकिंग एट व्हाट द क्वेश्चन इज, कैन यू टेल मी इसके अक्रॉस पीडी कितना है? इसके अक्रॉस पीडी कितना होगा? डू वी नो दिस नाउ? 2 तो एनीवेज कह रहे हैं व्हाट इज मेंट बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की आप डेफिनेशन लिख दो। वर्क डन, वर्क डन, या फिर आप लिख दो और एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म्स। डेफिनेशंस प्लीज सही से याद करके आना ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की। पर यूनिट चार्ज, ठीक है। टू ड्राइव इट, टू ड्राइव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यहाँ पे लिख सकते हो थ्रू अ कंपोनेंट, थ्रू अ कंपोनेंट। ठीक, चलिए। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर। 3 मार्क का क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V upon I. You know what is the voltage across the variable resistor? It is 2.5. You know it, but you don't know what is the current passing through the variable resistor, right? तो अब क्या करें? अब क्या करें? क्या हम किसी तरह इस करंट की वैल्यू को ढूंढ सकते हैं? राइट। हम करंट की वैल्यू ढूंढने के लिए इसकी वैल्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम इसकी वैल्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं? मुझे पता है जो करंट इसमें से गुजरेगा, क्या वही करंट इसमें से भी नहीं गुजरेगा? तो अगर ये करंट मैं आई ढूंढना चाह रहा हूँ तो मैं इस वाले रजिस्टर की वैल्यूज को यूज कर लेता हूँ। सो कैन आई यूज द फॉर्मूला फॉर द फिक्स्ड रजिस्टर फर्स्ट, and can I erase this and say, yeah, let's talk about the fixed resistor first and calculate the current by V upon R for the fixed resistor. उसके अक्रॉस वोल्टेज था 2 और इसका रेजिस्टेंस था 28। तो इसका करंट कितना आ रहा है? करंट कितना आ रहा है? 2 divided by 28, 0.0714। don't just round it off yet. So अगर ये करंट आ रहा है 0.0714 एम्पेयर, तो इसमें से भी तो वही करंट गुजर रहा होगा। तो if I know the current passing through it now and if I know the voltage across it now, can I now calculate its resistance? तो ये मैंने इक्वेशन लगाई थी किसके ऊपर? फिक्स्ड रेजिस्टर के ऊपर। अब मैं अपने वेरिएबल रेजिस्टर के ऊपर वही इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ, बट माय गोल इज डिफरेंट। आई वांट टू फाइंड आउट इट्स रेजिस्टेंस। सो व्हाट वुड बी द इक्वेशन नाउ? आर को सब्जेक्ट बनाया जाएगा और V अपॉन आई लिखा जाएगा और उसके अक्रॉस V था 2.5। तो देखो फॉर्मूला ऊपर भी और नीचे भी सेम यूज कर रहा हूँ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट कि आप क्या कर रहे हो कहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब 2.5 आएगा और करंट की वैल्यू यहाँ पे वही वैल्यू ऊपर वाली आएगी। सो 2.5 डिवाइडेड बाय द प्रीवियस आंसर 35 ohm. 35 ओम्स आपका आंसर आ जाता है। एग्जैक्ट 35 ओम्स। ऑलराइट, ईदर और ये काम भी पहले होता था, अब कोई चॉइस वॉइस वाला सीन नहीं है। ईदर और में वो कह रहे हैं कि या तो आप 7 का ये वाला पार्ट कर लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला पार्ट कर लें, या फिर आप इसको छोड़ें और आप लॉजिक गेट्स वाला पार्ट कर दें। लॉजिक गेट्स अब जो है वो सिलेबस में है ही नहीं, तो लॉजिक गेट्स को हटा दें, हम सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट्स को छोड़ दें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला पार्ट कर लें। अब ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है।
ये जो कॉइल है ये एक वायर से बना हुआ है और ये वायर कनेक्टेड है सीधी सीधी एमीटर से। क्या वायर में कोई करंट फ्लो करेगा? क्या वायर के अक्रॉस कोई वोल्टेज होगा अभी? क्या एमीटर पे कोई रीडिंग आएगी? इस वक्त कुछ भी नहीं फ्लो करना चाहिए हमारी वायर में से। वाई? क्या कोई सेल लगा हुआ है? कोई पावर सप्लाई लगी हुई है? कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो क्या जरूरत है करंट को फ्लो करने की कॉइल में से? कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि जब आप इस मैग्नेट को मूव करते हैं टुवर्ड्स द कॉइल, then you actually see a reading on the ammeter. So पढ़ो जरा क्वेश्चन को। as pole of a permanent magnet is moved into the left hand side of the solenoid, ammeter shows a reading a small positive current in the circuit. Let's highlight that. Ammeter shows a small positive current. Explain why there is a current. तो अब इसको आप इसका आंसर इतना ज्यादा रेपिटेटिव है, राइट? जस्ट अ रेपिटेटिव आंसर व्हिच यू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। सो होता क्या है? as the magnet moves, what happens? As the magnet moves, the magnetic field या फिर magnetic flux linking with the coil changes। ये change का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, इस मैग्नेट के अराउंड क्या होगा? ये मैं क्या बना रहा हूं मैग्नेट की? मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं। अब इस वक्त एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल में से पास कर रही हैं। जब मैं इस मैग्नेट को आगे या पीछे मूव करता हूं तो द अमाउंट ऑफ फ्लक्स or the amount of magnetic field lines passing through the coil will change, because as I move the magnet, the magnetic field lines will move along with it. तो जब ये magnetic flux linking with the coil होता है change, ये सबसे की वर्ड है। तो क्या होता है? induce and EMF is induced, electromotive force, एक voltage induce होता है in the coil। अब वोल्टेज की बात, करंट कैसे फ्लो करता है? क्योंकि आपका सर्किट कंप्लीट है, इट्स अ क्लोज सर्किट। सिंस इट्स अ क्लोज सर्किट, सो करंट भी फ्लो करेगा। अगर सर्किट ओपन होता तो करंट नहीं फ्लो करता, सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस होता। When the magnet is inside the solenoid, it stops moving. Then it is pulled back out of the solenoid. What happens to the ammeter reading? What happens to the ammeter reading as the magnet is moved out of the left hand side of the solenoid? अब आप उल्टा काम कर रहे हो। पहले आप मैग्नेट को करीब लेके आ रहे थे। हाँ, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ठीक है, ऑलराइट। ईएमएफ की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ के इंड्यूस होने से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या करेंगे? हम बात करेंगे कि अब रीडिंग कैसी आएगी जब मैं इस मैग्नेट को यूं मूव करूंगा। कैसी रीडिंग आएगी? उल्टी रीडिंग आएगी। अगर यहाँ पे आ रही थी पॉजिटिव रीडिंग तो अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और यहाँ पे अब आएगा करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी और नेगेटिव रीडिंग देगा। ठीक है, तो हम बताएंगे और एक्सप्लेन करना है। ईएमएफ, इसका जो कमांड वर्ड है वो एक्सप्लेन है, तो हम बताएंगे द ईएमएफ will now be induced in the opposite direction। ठीक है, so current will flow in the opposite direction। so ammeter रीडिंग क्या होगी?
नेगेटिव रीडिंग होगी। ठीक है, वैल्यू के बारे में सवाल ही नहीं है कि एमीटर की रीडिंग ज्यादा होगी या कम होगी। दे हैवंट टोल्ड यू कि आप मैग्नेट को पहले ज्यादा तेज मूव कर रहे थे या बाद में ज्यादा तेज मूव कर रहे हैं। सिंस दे हैवंट टोल्ड यू कि मैग्नेट को ज्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं या स्लो मूव कर रहे हैं, देन दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक द वैल्यू ऑफ द करंट। इस पार्ट को सबको छोड़ दें, आपका बायस्टेबल सर्किट और लॉजिक गेट्स वगैरह सब छोड़ दें, एंड गेट नैंड गेट्स वगैरह सब छोड़ दें। सो लाउड स्पीकर जो है वो बना हुआ है एक कॉइल से और वो कार्डबोर्ड ट्यूब से अटैच्ड है। और उसके बाद क्या है, ट्यूब जो है कौन से अटैच्ड है। व्हेन देयर इज अ करंट, देयर इज अ करंट इन द कॉइल, कॉइल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। सो कह रहे हैं जब करंट आता है कॉइल में तो कॉइल पे लगती है फोर्स। स्टेट व्हाट एल्स इज नीडेड। सो लाउड स्पीकर की वर्किंग आपने पढ़ी हुई है, आपको यहाँ पे क्या चाहिए और ताकि कॉइल के ऊपर फोर्स लगे। देखो बेटा, जब कॉइल में करंट फ्लो करता है तो कॉइल एक प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन कॉइल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ नहीं करेगी। कॉइल के साथ एक और चीज ऐसी होनी चाहिए जिसकी और उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड हो। तो व्हाट यू एक्चुअली नीड इज अ परमानेंट मैग्नेट ओवर हियर। अब वो बार मैग्नेट हो या जिस मर्जी शेप में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट यू एक्चुअली नीड अ परमानेंट मैग्नेट अलोंग विद दिस कॉइल, ताकि कॉइल जब मैग्नेट की तरह बिहेव करे तो जो सामने वाला मैग्नेट है वो कॉइल पे फोर्स लगा सके और कॉइल उस पर फोर्स लगा सके। सो व्हाट यू नीड इज अ परमानेंट मैग्नेट अलोंग विद द कॉइल। अच्छा, इफ्तिखार छक्के मार रहे हैं, ये खत्म नहीं हुआ मैच। स्टूडेंट कनेक्ट्स द कॉइल, कॉइल को कनेक्ट कर रहा है एक ऑल्टरनेटिंग सप्लाई से। सो व्हाट यू ऑल नो व्हाट क्या कहते हैं ऑल्टरनेटिंग सप्लाई इज। और उस ऑल्टरनेटिंग सप्लाई की ईएमएफ की वैल्यू, मतलब वोल्टेज की वैल्यू वर्सेस टाइम आपको एक साइनोसॉइडल ग्राफ के फॉर्म में शो की हुई है, व्हिच एवरीवन नो व्हाट इट लुक्स लाइक। सो कह रहे हैं कि यार ये जो कॉइल, ट्यूब और कोन है ये वाइब्रेट करती हैं बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। सो कॉइल पे जब फोर्स लगती है तो वो, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एज यू कैन सी वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है कि वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग है, करंट ऑल्टरनेटिंग है। ऑल्टरनेटिंग करंट है तो फोर्स भी कैसी होगी, ऑल्टरनेटिव। तो कभी कॉइल पे लगेगी यूं फोर्स और कभी कॉइल पे लगेगी यूं फोर्स, और ये फोर्स चेंज होती रहेगी। तो एसेंशियली कॉइल क्या करेगा, वाइब्रेट करने लग जाएगा। कॉइल और ये ट्यूब और ये कोन सब चीजें आगे पीछे वाइब्रेट करेंगी। कोन के वाइब्रेट होने से जाहिर सी बात है साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वो कह रहे हैं कि वाई इज द ईएमएफ मेकिंग द कॉइल वाइब्रेट। वेल, लेट्स टॉक अबाउट इट। देयर इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट इन द वायर। पहले तो इस बात को मेंशन करना जरूरी है, ऑल्टरनेटिंग करंट in the coil, so the force also keeps changing direction along with the current। तो इसलिए क्योंकि वो फोर्स भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो कॉइल क्या होगा, कॉइल करेगा वाइब्रेट। बस यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि वाइब्रेटिंग कोन जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। मॉलिक्यूल्स को यूज, मॉलिक्यूल्स के टॉपिक को यूज करके एक्सप्लेन करें कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड देन हाउ इट ट्रेवल्स थ्रू एयर। तो साउंड वेव को डिस्क्राइब करना है एसेंशियली। ठीक है, तो अब बताओ, कौन वाइब्रेट करती है तो उसके सामने वाले एयर पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करते हैं। एज कोन वाइब्रेट्स इट मेक्स द एयर मॉलिक्यूल्स next to it vibrate as well। ठीक है, this, अच्छा आप बताओगे these molecules
make their neighboring molecules vibrate as well. तो कौन ने अपने नेक्स्ट वाले पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाया, वो वाले पार्टिकल उसके अगले वाले पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवा रहे हैं, ठीक है। इससे आपकी एयर में क्या प्रोड्यूस होती हैं, एक सीरीज ऑफ रेयर फ्रैक्शंस और कंप्रेशंस जो हैं वो बन जाती हैं, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस क्रिएट्स regions of compressions and rarefactions in the air, which basically is your sound wave. तो हम पूरी sound wave को produce कैसे हुई और travel कैसे कर रही है सब बता दिया। Sound is a longitudinal wave, difference between the longitudinal and transverse wave. So in the longitudinal wave बता देते हैं, in a longitudinal wave क्या होता है, longitudinal wave में जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही होती है, मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ट्रांसवर्स वेव में जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही होती है, एनर्जी ट्रेवल कर रही होती है, मॉलिक्यूल्स उससे परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ये बात आपने यहाँ लिखनी है, और ये बहुत ही रेपिटेटिव क्वेश्चन है। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स की एसेंशियली आप डेफिनेशन लिख रहे हो। सो इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम लिख दो या ऑफ द मॉलिक्यूल्स लिख दो, कैसे होती है इसमें, इसमें होती है पैरेलल, वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम इज पैरेलल to the direction of transfer of energy. ट्रांसवर्स वेव के अंदर आप पूरी बात सेम टू सेम रिपीट करोगे। what would be the difference? Only word that you will replace is पैरेलल की जगह आप परपेंडिकुलर लिख दोगे, बस इतना सा आंसर में चेंज करना है और ये आपने डिफरेंस बता दिया। ओके ठीक है, अच्छा जी। यूजिंग फिगर 8.2, सो आपके ऊपर एक ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ को यूज करें और नंबर ऑफ टाइम्स कोन रिवर्सेस डायरेक्शन इन 1 सेकेंड। तो आपने ये बताना है कि बेसिकली आप फ्रीक्वेंसी बेसिकली निकालना चाह रहे हो, ऐसा ही है राइट। तो आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो, ये ग्राफ ईएमएफ का है, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी से ईएमएफ चेंज हो रहा है उसी फ्रीक्वेंसी से करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और उसी फ्रीक्वेंसी से साउंड प्रोड्यूस होगा, उसी फ्रीक्वेंसी से कौन वाइब्रेट करेगी, उसी फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये जो ग्राफ है इससे आप पीरियड निकाल सकते हो। सबसे पहले यहाँ से पीरियड निकालो। पीरियड क्या है, यहां से लेके यहां तक पीरियड है, तो 0.005 सेकंड्स का पीरियड है। सबसे पहले आपने निकाला पीरियड। पीरियड होता है टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। पीरियड को कैपिटल टी से निकालते हैं, पीरियड है 0.005 सेकंड्स। इससे आप निकालोगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट सेकंड। एक सेकंड में कितनी दफा ऑसिलेशंस पूरी हुई, और वो आपकी हो जाएंगी 1 पीरियड से आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा 200 फ्रीक्वेंसी। लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये नहीं बोल रहे कि फ्रीक्वेंसी बताओ, वो कह रहे हैं कि कितनी दफा डायरेक्शन चेंज करेंगे। देखो पार्टिकल जब वाइब्रेट कर रहा है तो पार्टिकल यूं जाएगा और ऐसे अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर यूं जाएगा, फिर ऐसे अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। ये इसकी एक ऑसिलेशन है। एक ऑसिलेशन में पार्टिकल अपनी डायरेक्शन यहां पे भी आके चेंज करता है, और फिर उसी ऑसिलेशन में पार्टिकल दूसरी बार भी अपनी ऑसिलेशन चेंज करता है। तो एक ऑसिलेशन में पार्टिकल अपनी डायरेक्शन 2 दफा चेंज करता है। तो 200 दफा जब ऑसिलेशन होगी तो पार्टिकल अपनी डायरेक्शन 400 टाइम्स चेंज करेगा। आई होप दैट्स क्लियर। तो क्वेश्चन की वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्पीड ऑफ साउंड in air is 340, calculate the wavelength of sound. So frequency आप निकाल चुके हो। अब keep that in mind कि frequency आपका पिछले पार्ट का आंसर नहीं है, frequency ये है जो आपने 200 हर्ट्ज निकाली थी। So
V equals lambda f is the wave equation. You know this is 340. You want to find out the wavelength and you know that this is 200. So you just divide and you should get 1.7 और wavelength का unit ऐसा यूनिट ही आएगा क्योंकि meters per second में speed है तो ये meters में wavelength आ जाएगी. All right. Which part, Fahad? Are you talking about part 4? ये वाली बात देखो बेटा, उन्होंने कहा था कि नंबर ऑफ टाइम्स वो अपनी डायरेक्शन जो रिवर्स कर रहा है उसका बोल रहे हैं. फ्रीक्वेंसी 200 है, मतलब 200 ऐसी कंप्लीट ऑसिलेशंस हो रही हैं, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे कितनी दफा चेंज हो रही है? एक दफा यहाँ डायरेक्शन रिवर्स हो रही है और एक दफा यहाँ डायरेक्शन रिवर्स हो रही है. ऐसा ही है. तो एक ऑसिलेशन में डायरेक्शन 2 दफा रिवर्स होती है, इसलिए अगर फ्रीक्वेंसी 200 है तो जो डायरेक्शन रिवर्स हो रही है वो 400 दफा हो रही है. डज दैट मेक सेंस? ओके, चलो भाई चलो, बैटरी बहुत कम हो गई है. A student adjusts the generator so that the maximum voltage is now 3 volts. What was it before? पहले maximum voltage था थोड़ा सा ज्यादा. पहले maximum voltage था तकरीबन, अगर ये 2.4 है, ये 2.8 है, ये 3.2 है और तकरीबन 3.6 था पहले. So before the peak voltage was 3.6. Now it is 3 volts. So पहले कितना था? Before it was 3.6. Now it is 3. Everything else stays the same. So essentially frequency stays the same. Effect on the loudness. Well, अगर voltage कम कर रहे हैं तो current कम flow करेगा, coil पे कम force लगेगी, coil less amplitude से vibrate करेगा और इसलिए जो है वो coil less vibrate करेगा तो particles भी less amplitude से vibrate करेंगे और जब amplitude कम हो जाता है तो साउंड की लाउडनेस कम हो जाती है. बट ये सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन है, इतनी सारी चीजें. मैं पहले बोल रहा हूँ ईएमएफ कम होगा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो फोर्स कम लगेगी, फोर्स कम लगेगी तो कॉइल की वाइब्रेशन और कोन की वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कम होगा, उनका वाइब्रेशन कम होगी तो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन कम होगी. और इसलिए लेकिन हमें सारी बात को बहुत ही ज्यादा कंसाइज करके लिख देंगे. हम बोलेंगे भाई लेस करंट, लेस फोर्स. ठीक है, आप पूरे वर्ड्स में ही लिख देना, less amplitude, so loudness decreases. Okay, explain any effect on the pitch of the sound. Pitch related होता है frequency से, but उन्होंने कहा हर चीज सेम रहेगी. तो क्योंकि आपने देखो सिर्फ ये नहीं कहना remains the same, आपने explain करना है. You pay attention to your command words, right? yes आमना, बिल्कुल. फोर्स, जिस फोर्स की वजह से वो वाइब्रेट कर रहा था, जब फोर्स कम होगी तो वो कम वाइब्रेट करेगा. एज एन वाइब्रेट तो उसी फ्रीक्वेंसी से करेगा लेकिन इट विल हैव अ स्मॉलर एम्पलीट्यूड. सो कहने का मतलब ये है कि अगर पहले कोन जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाइब्रेट कर रही थी, नाउ इट विल ओनली वाइब्रेट लाइक अबाउट दिस मच. सो क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है. खैर, तो हम बात ये कर रहे थे कि फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसलिए पिच भी सेम रहेगी. तो एक्सप्लेनेशन देनी है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट? 2. अच्छा, अब क्या करें? अब हमारे पास, सर इज इट पॉसिबल टू डू द होल फिजिक्स इन 5 days? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिवाइजिंग तो यस. अगर तुम ये कह रहे हो कि मैं पहली दफा फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ और 5 दिन में कर लूंगा तो ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज देयर इज सो मच स्टफ टू डू एंड देयर इज सो मेनी चैप्टर्स. सो इस तरह करो कि 5 दिनों को 5 सेक्शंस में डिवाइड कर लो. जनरल फिजिक्स का 1 दिन, या जनरल फिजिक्स को 2 दिन दे दो मेरा ख्याल से, क्योंकि वो जरा बड़ा है. 1 दिन थर्मल का और 1 दिन वेव्स का, या क्योंकि थर्मल और वेव्स छोटा है तो आप उसको कंबाइन करके 1 दिन में भी कर सकते हो. वट एवर यू फील कंफर्टेबल. 1 दिन इलेक्ट्रिसिटी का और सीआरओ का और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, और 1 दिन मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और 1 दिन रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स और स्पेस फिजिक्स, और ये सब कंबाइन करके कर लो. इस तरह 5-6 हिस्सों में डिवाइड कर लो. बेटा देखो, ईयरली तो आप रोज का या हर 1 दिन छोड़ के एक तो करो.
टॉपिकल पास पेपर्स जो हैं वो आपकी मेजर प्रैक्टिस आपकी टॉपिकल की होनी चाहिए। ऑन एवरी सिंगल डे यू शुड सेट अ टारगेट कि आज मैंने ये 6 years के कर लिए तो अभी इतने काफ़ी हैं, बस अब पेपर से 2 दिन पहले कुछ ईयरलीज और कर लेना। what you should be doing is you should be targeting specific topics for each day. So जब आप रोज उठो तो आपका एक प्लान होना चाहिए कि आज मेरे ये चैप्टर है मेरे टारगेट में, और इस चैप्टर से रिलेटेड हर कंफ्यूजन मैंने अपनी दूर करके ही सोना है आज। ठीक है, तो उसलिए आप टॉपिकल करते हो, उसके लिए चैप्टर पढ़ते हो, टॉपिकल करते हो, नोट्स पढ़ते हो, वीडियोस देखते हो, ब्ला 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 हर चीज करते हो। ठीक है, और उससे रिलेटेड डेफिनेशंस याद कर लेते हो, उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज याद कर लेते हो, पास पेपर्स अटेम्प्ट करते हो टॉपिकल, और जो सवाल नहीं समझ आता वो पूछते हो और वो करते हो, फिर सो जाते हो। ये आपका प्लान होना चाहिए इस तरह। ईयरली आप हर एक दिन छोड़ के एक इस तरह कर लो, फिर ऑब्वियसली देयर आर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, सो यू हैव टू डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली। ठीक है, और एक दिन में एक चैप्टर नहीं करते आप, जैसे मैंने कहा फिजिक्स के अंदर सेक्शंस को कंबाइन कर लो, थर्मल सारे एक दिन में कर लो, वेव्स वाले सारे एक दिन में कर लो, तो 2 दिन में 8 चैप्टर हो जाएंगे। खैर चलें आगे चलें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स के बारे में बात हो रही है। वो कह रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड टू इंडिकेट द टेम्परेचर। यू नो कि लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में मर्करी होता है, जब बल्ब को आप हॉट चीज में डालते हो तो मर्करी एक्सपैंड करता है, मर्करी एक्सपैंड करता है तो फिर वो इट विल राइज थ्रू द कॉलम एंड दैट्स व्हाट यू सी एज द चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब वो कह रहे हैं सॉलिड लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल्स का हमने आपको अरेंजमेंट दिखाया हुआ है। मिडिल बॉक्स में मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर लिक्विड का दिखा दें, तो आप पार्टिकल्स जितने यहाँ पे दिखाए हैं उससे थोड़े से कम दिखा दो या उतने ही दिखा दो। ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ही बना दो। लेकिन थोड़ा सा क्या करोगे, रैंडम कर दोगे और इनके अंदर गैप थोड़ा सा इंक्रीज कर दोगे, लेकिन थोड़ा सा गैप इंक्रीज करोगे। आप बहुत ज्यादा गैप इंक्रीज नहीं करोगे, इससे गैप कम होना चाहिए और इससे जो है वो गैप ज्यादा होना चाहिए, बट इट शुड बी closer to this than this, so it would be more like a solid but random arrangement rather than a liquid. So what I would do is इसी साइज का पार्टिकल बनाऊंगा। पहली बात तो ये, पार्टिकल का साइज चेंज नहीं करूंगा, और उसके बाद इस पार्टिकल की कॉपीज बना लेंगे। ओके, पहले बना लेते हैं सारे, फिर उसके बाद अरेंज करते हैं। पूरे के पूरे 14 नहीं बना रहा है, बस मैं कोशिश करूंगा जितने बन सकते हैं बना लें। अभी ये फाइनल अरेंजमेंट में लेकर आएंगे, अभी ये फाइनल अरेंजमेंट में नहीं है। ओके, चलो अब इनको अरेंज करते हैं। तो इसको यहाँ रखो, इसको थोड़ा सा यहाँ रख लो, थोड़ा सा गैप बढ़ा दो। अब अरेंजमेंट थोड़ी सी रैंडम कर दो। थोड़े से दो चार पार्टिकल यहाँ पे और बना लो, बट दिस इज व्हाट इट शुड लुक लाइक। अबे यार, चलो अब वो कह रहे हैं जी एक्सप्लेन व्हाई इज इट इजियर टू कंप्रेस अ गैस देन अ सॉलिड। वेल, जब आप सॉलिड को कंप्रेस करने की कोशिश करते हो तो उसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं। व्हेन अ सॉलिड इज compressed, व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंप्रेस, तो पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली रिपेल करने लग जाएंगे। ठीक है, सो व्हेन अ सॉलिड इज compressed देयर विल बी स्ट्रॉन्ग रिपल्जन, क्योंकि हर एटम के बाद इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने लग जाते हैं। ठीक है, देयर विल बी स्ट्रॉन्ग रिपल्जन बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज। गैस में गैस पार्टिकल्स जो हैं दे आर फर्दर अपार्ट, सो इसलिए वहां पे रिपल्जन फौरन से नहीं आती, बल्कि आप इजीली उनको और करीब लेके आ सकते हो। ठीक है, ओके। State the temperature of a liquid in glass thermometer increases. State two ways in which the molecules of the liquid in the thermometer are affected. So दो चीजों में फर्क पड़ेगा, एक तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, राइट, तो दे विल वाइब्रेट मोर।
they vibrate or you can say they will move about faster। ठीक है, पहली बात तो ये। अच्छा, वाइब्रेट का वर्ड ना ही यूज करो बिकॉज वो हम लिक्विड्स के लिए यूज कर सकते हैं, तो अब वो लिक्विड के लिए यूज नहीं करते, वो सॉलिड के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद ये बता दोगे कि दे विल मूव स्लाइटली फर्दर अपार्ट, बहुत ज्यादा नहीं कि बिल्कुल बॉयल ही हो रहा है लिक्विड, स्लाइटली फर्दर अपार्ट, तो उनके गैप्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। क्या मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड करेंगे? ये बात नहीं लिखनी, मॉलिक्यूल्स बड़े नहीं होते, ये बहुत बड़ी चीज, बहुत चीज है ना, मैं बहुत दफा देखता हूँ आंसर्स के अंदर लिखा होता है मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड नहीं करते, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का साइज वही रहता है। ओके, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर आपको दिखाया जा रहा है, कह रहे हैं व्हाट इज मेंट बाय आइस पॉइंट, व्हाट इज मेंट बाय स्टीम पॉइंट। वैसे तो आइस पॉइंट जो क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस होता है, स्टीम पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर होता है। लेकिन ये जो सारा क्या कहते हैं कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोमीटर वाला सारा पार्ट है वो निकल चुका है, ठीक है। और ये थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी है, थर्मोमीटर की जो रेंज है, ये सब चीज़ें सब निकल चुकी हैं। सर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन द सिलेबस, बेटा उसकी डेफिनेशन आपके सिलेबस में है, यू शुड नो कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द एनर्जी नीडेड टू बॉयल or change a liquid into a solid or change a liquid into a gas at constant temperature। तो बस ये आपको याद होना चाहिए, और आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका फॉर्मूला क्या है, या स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को आपस में आप किस फॉर्मूला से लिंक करते हैं, एसेंशियली मास से डिवाइड करते हैं, बट जस्ट फॉरगेट अबाउट द कैलकुलेशंस। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सो व्हाट यू हैव इज दिस यूट्रियम न्यूक्लियस जो कि रेडियो एक्टिव है, ए बीटा एमिटर है, इसमें से बीटा पार्टिकल एमिट होता है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्यू है। क्यू जो है वो खुद स्टेबल है, क्यू खुद स्टेबल है, इसका मतलब जो क्यू है उसमें से फर्दर कोई एमिशंस नहीं निकलती। वन फीचर दैट इज कॉमन टू ऑल आइसोटोप्स, आइसोटोप्स में कॉमन फीचर क्या होता है? सेम, क्या चीज सेम होती है आइसोटोप्स की? प्रोटॉन, प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर सेम होता है, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं how a neutral atom of Q differs from a neutral atom of yttrium। तो बीटा की इक्वेशन बनाओ, इवन दो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे इक्वेशन नहीं मांगी हुई, बट जस्ट मेक एन इक्वेशन सो दैट यू कैन राइट डाउन द फाइनल आंसर। सो यट्रियम की इक्वेशन ये बनेगी 90 और 39। जब ये बीटा पार्टिकल से एमिट होगा तो यहाँ पे बीटा का नंबर यहाँ पे -1 और 0 लिखते हैं। जो क्यू बनेगा, इस क्यू के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, 40 होगा और यहाँ पे 90 होगा। यू नो दैट राइट, यू शुड रिमेंबर द बीटा इक्वेशन। सो अब क्या होने वाला है यहाँ पे, आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो आप ये बता देंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो इससे एक ज़्यादा है, ये बताना है, राइट। एक ज़्यादा प्रोटॉन है, और इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं क्या वो बराबर हैं? नहीं, बराबर नहीं है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन नंबर नहीं होता, ये होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अगर इसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली इसमें एक न्यूट्रॉन कम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि दोनों का न्यूट्रल एटम की बात हुई है और सिर्फ न्यूक्लियस की बात नहीं हुई, एटम की बात हुई है, न्यूक्लियस की बात नहीं हो रही, तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स का भी बताना होता है। अब जाहिर सी बात है दोनों के न्यूट्रल एटम है, तो जितने उसमें प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो इसमें 40 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये एक बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इसमें 39 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। तो हमें 3 बातें लिखनी है, इसमें 1 मोर प्रोटॉन होगा, ट्रू, 1 मोर प्रोटॉन होगा, 1 मोर इलेक्ट्रॉन होगा, और ये बता देंगे कि 1 लेस न्यूट्रॉन होगा। तीनों बातें बता देंगे, 1 मार्क मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन इक्वेशन बनाओगे तो समझ में आती है, सही है। वैसे आप याद भी कर सकते हैं, बट एनीवेज इक्वेशन ऑलवेज हेल्प्स। सो यट्रियम जो है वो इट्स प्लेस्ड इन अ प्लेस्ड क्लोज टू अ रेडिएशन डिटेक्टर in a laboratory. There are no other samples, no other samples in the laboratory. A recorder counts the count rate. So count rate जो है वो आपको टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करके दिया हुआ है। काउंट रेट जो है वो काउंट्स पर मिनट में मेजर हो रहा है, टाइम आवर्स में मेजर हो रहा है।
एवरेज बैकग्राउंड काउंट रेट बता दें ग्राफ को देख के, कौन बताएगा मुझे कि बैकग्राउंड काउंट रेट कितना है? 18. राइट। तो हमें कैसे पता चल रहा है काउंट रेट? हमें ऐसे पता चल रहा है कि देखो, जब हमारी रेडिएशन कम होना बंद हो गई तो इसका मतलब है कि अब सैंपल से कोई रीडिंग नहीं आ रही। तो ये जो रीडिंग आ रही है बाकी की सारी ये कहाँ से आ रही है? बैकग्राउंड से आ रही है, सराउंडिंग से आ रही है, कॉस्मिक रेडिएशन, ग्राउंड से, रेडॉन गैस, और वो जो हमने सारी रीजंस पढ़ी हैं। तो ये तो सोर्स की जो है वो रेडिएशन कम हो रही है, लेकिन अब तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कम ही नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि अब एक तरह से सोर्स से तो रेडिएशन डिटेक्ट हो ही नहीं रही, ये सारी आपकी बैकग्राउंड है, और उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे है, एक बॉक्स पे। ये जो वैल्यू है ये 18 है, 18 लिख देंगे हम यहाँ पे। उसका सिंबल भी उसका जो यूनिट है वो भी साथ लिख दो, 18 काउंट्स पर मिनट, जो ऊपर लिखा हुआ है वो लिख दिया। टू डिफरेंट ओरिजिन्स फॉर द बैकग्राउंड काउंट रेडिएशन। तो बैकग्राउंड रेडिएशन के बहुत सारे रीजंस होते हैं। आप लिख सकते हो कि कहाँ कहाँ से आ रही है रेडिएशन। आप लिख सकते हो कॉस्मिक रेज, फ्रॉम स्पेस। आप ये भी लिख सकते हो कि रेडॉन गैस जो आ रही है फ्रॉम द ग्राउंड। आप ये भी लिख सकते हो रॉक्स, बिल्डिंग्स। आप ये भी लिख सकते हो फूड वगैरह। आप ये भी लिख सकते हो न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग। आप ये भी लिख सकते हो मेडिकल यूज ऑफ, ठीक है, मेडिकल यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बहुत सारे रीजन है, तो हमने ये वाले दो लिख दिया। ठीक है, अब जरा 2 मिनट पॉज करो, मैं आता हूँ। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो हमारे पास फिगर 10.1 को आपने यूज करके हाफ लाइफ डिटरमिन करनी है। शो हाउ द आंसर इज ऑब्टेन्ड। देखो 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो वर्किंग थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। आप ये कोशिश करें कि आप 2 दफा जो है वो हाफ लाइफ को निकालें और उसके बाद जो उसकी एवरेज लें। ठीक है, तो पहली दफा आप हाफ लाइफ कैसे निकाल सकते हैं? आप पहले इनिशियल रीडिंग देखो क्या है। इनिशियल रीडिंग 84 है या कितनी है यार? ये 70, ये 70 है अगर, तो ये 72, 70, ये 75 है। 75 आपकी इनिशियल रीडिंग है, बिल्कुल बिल्कुल लाइन पे ही आ रही है। चलो 74 ले लेते हैं यार, हाफ आराम से हो जाएगा। 74 को 2 से डिवाइड करो। ठीक है, तो पहले 74 को 2 से डिवाइड करते हैं। 74 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमें हाफ लाइफ की डेफिनेशन सही से याद होनी चाहिए। हाफ लाइफ का मतलब होता है टाइम इट टेक्स फॉर द इनिशियल काउंट रेट या इनिशियल एक्टिविटी टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो 74 को जब 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 74 को 2 से डिवाइड किया तो 37 आया। अब 37 पे टाइम की वैल्यू क्या आ रही है? 37 पहले ढूंढेंगे है किधर। 40, 38, 37 यहाँ पे। ये रहा आपका टाइम की वैल्यू। तो इधर से यही पता चल रहा है। अच्छा, अब इसमें एक और भी बात है, एक और चीज़ जो जहन से निकल गई, सो सॉरी, इसको अभी देखना पड़ेगा। ये गलत है, ये भी गलत कर दिया, क्योंकि ये आंसर जो है इस तरह नहीं आ सकता। इसमें प्रॉब्लम है एक। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू करेक्ट ऑल द रीडिंग्स फॉर द बैकग्राउंड रेडिएशन। तो कभी कभार, मतलब मेजॉरिटी अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं पहले पासवर्ड्स में, उसमें बैकग्राउंड रेडिएशन वो खुद ही करेक्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहीं भी लिखा हुआ कि ये रीडिंग्स जो है वो बैकग्राउंड के लिए करेक्टेड है। इनफैक्ट बैकग्राउंड के लिए रीडिंग्स को करेक्ट नहीं किया हुआ।
तो असेंशियली ये जो लाइन है ये हमारा 0 के तौर पे बिहेव करेगी। तो मैं यहाँ पे एक एडिशनल लाइन बना रहा हूँ 18 पे। ये जो 18 है ये मेरा 0 की तरह बिहेव करेगा। ये वाली जो मेरी लाइन है, दिस विल एसेंशियली एक्ट माई एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपकी जो 74 की वैल्यू है वो असल में 74 नहीं है, उसको आपने लेना है 74 माइनस 18 करके, क्योंकि ये आपका 18 पे 0 आ रहा था ना। तो ये जो 18 है ये एसेंशियली तुम्हारा 0 है। तो ये जो 74 है इसमें से 18 निकाल दो। हर नंबर में से तुम्हें 18 निकालना पड़ेगा। तो 74 में से अगर मैं 18 निकालता हूं तो कितना हो जाएगा? दिस इज एक्चुअली 56। तो ये जो रीडिंग है, इनिशियल रीडिंग जो सिर्फ सैंपल की वजह से है वो 56 है, वो 74 नहीं है। अब 56 का आधा तुमने करना है, 56 का आधा करना है, 74 का आधा नहीं करना। सो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बैकग्राउंड काउंटेड के लिए करेक्ट करना था। तो हमने कहा 74 माइनस 18 56 होता है। 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। अब ये देखो कि 28 तो आपकी वो वैल्यू है ना जो ड्यू टू द सैंपल है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक्चुअल ग्राफ की वैल्यू। तो 28 में जाहिर सी बात है आपको 18 दोबारा प्लस करना पड़ेगा ताकि ग्राफ पे आप वाई एक्सिस की वैल्यू ढूंढ सको। तो 28 प्लस 18 की वैल्यू कहाँ है? 46। एसेंशियली मुझे ग्राफ पे 46 पे टाइम की वैल्यू ढूंढनी है और मुझे ढूंढना है कि टाइम की वैल्यू 46 पे क्या आ रही है। तो 46 कहाँ है? 46 यहाँ है। यहाँ पे मैंने टाइम की वैल्यू ढूंढी और ये आ रही है टाइम की वैल्यू। अब ये जो टाइम की वैल्यू आ रही है ये क्या आ रही है? 50, ये है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 आ रही है वैल्यू। 65 आ रही है वैल्यू। आई थिंक हम ये वाला आंसर दे सकते हैं। 65 आवर्स मेरी आंसर की वैल्यू आ रही है। लेकिन व्हाट वी विल डू इज विल गो वन स्टेप फर्दर एंड विल ट्राई टू डू इट अगेन। विल ट्राई टू डू इट अगेन एंड व्हाट वी विल डू इज कि हम क्या करेंगे कि एक दफा और टाइम जो है वो यही वर्किंग पूरी करेंगे अब, बट दिस टाइम विल स्टार्ट फ्रॉम 56। ठीक है, 46, सॉरी 56 नहीं 46 से स्टार्ट करेंगे और फिर 46 से जो है वो हम क्या करेंगे कि अपनी वर्किंग जो है वो आगे दोबारा इसी तरह की करेंगे। तो 46 जो है वो अगर मेरा अब इनिशियल नंबर है तो उसमें से पहले बैकग्राउंड काउंट रेट निकाला तो ऑब्वियसली वो क्या आता है? 28 आता है। 28 का आधा क्या होता है? 28 का आधा होता है 14। 28 का आधा 14 होता है। तो 14 जब डिक्रीज करेगी रीडिंग, तो जो रीडिंग है यहाँ पे 48 प्लस 18 कितनी आएगी? 48 प्लस 18 कितनी आएगी? 32। तो मुझे असल में ये देखना है कि मुझे बेसिकली मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि 48 का डिक्रीज और 28 का डिक्रीज होने में कितना टाइम लगता है। तो मुझे 32 पे टाइम की वैल्यू ढूंढनी। 32 पे मैं टाइम की वैल्यू ढूंढता हूँ तो वो कहाँ पे है? वेयर इज 32 ओवर हियर? लेट्स फाइंड 32। अगर मैं 32 को ढूंढता हूँ तो वो 32 यहाँ पे है। अब ये वाली जो टाइम की वैल्यू है ये क्या है? ये 130 है। तो यहाँ से यहाँ तक भी टाइम 65 आवर्स का था और यहाँ से यहाँ तक भी टाइम 65 आवर्स का है। तो इन दोनों की मैं एवरेज भी अगर लूँ तो मेरे पास 65 ही आ रहा है। ठीक है, तो मैंने बेसिकली किया क्या है कि जितनी भी वाई एक्सिस की वैल्यूज है उनको पहले -18 करके बैकग्राउंड के लिए करेक्ट किया और मैं दोबारा 18 क्यों प्लस कर रहा था? क्योंकि मुझे ये पता लग गया कि डिक्रीज रीडिंग का 28 का आएगा। तो 56 जो मेरी सोर्स की वजह से रीडिंग थी वो सिर्फ 56 थी, वो एक्चुअली में 28 हो जाएगी। लेकिन ग्राफ पे तो 28 में नहीं मुझे देखना, ग्राफ पे तो मुझे बैकग्राउंड के साथ ही रीडिंग मिल रही है। इसलिए मैं दोबारा 18 प्लस करके देखता था कि ग्राफ पे 46 कहाँ आ रहा है असेंशियली। या आप ये कह सकते हो कि आप एसेंशियली ये देखना चाह रहे हो कि एक्टिविटी में जो डिक्रीज है वो 28 का कितनी देर में आएगा। तो आप बस इस रीडिंग में से 28 माइनस करके देखो कि कहाँ पे आएगा। 28 माइनस करके देखा मैंने, 28 का डिक्रीज करने में इतना टाइम लगा 65 आवर्स। और फिर फर्दर 14 का डिक्रीज करने में कितना टाइम लगा, मतलब यहां से यहां तक जो ड्रॉप है वो फर्दर 14 का ड्रॉप है, इसको भी फर्दर कितना टाइम लगा? 65 आवर्स ही और। ठीक है, 65 आवर्स ही और लगे। तो आप दोनों तरह से आंसर निकाल लो, आपका आंसर 130 आ रहा है। लेकिन 130 में से 65 निकालता हूँ तो दोबारा वही 65 आवर्स ही आंसर आ रहा है। अगर लेट से आंसर आता 66, 67 तो दोनों आंसर्स की एवरेज ले लेता।
लेकिन आंसर एग्जैक्टली 65 ही आ रहा है। अच्छा जी, बस बिल्कुल 2 पार्ट रह गए और बैटरी भी बिल्कुल 0 होने वाली है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मेनी ऑफ द पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, एक्सप्लेन व्हाई। आपने सिर्फ ये बताना होता है कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो एक रैंडम प्रोसेस है। रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस। ग्राफ में जो पॉइंट्स पे फ्लक्चुएशन आती है वो एक रैंडम प्रोसेस है। सो देयर इज स्मॉल फ्लक्चुएशंस इन द रीडिंग, ठीक है। और आप अगर चाहो, क्योंकि ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप रेडियो रैंडमनेस की जो है वो डेफिनेशन भी बता दो। रैंडमनेस की डेफिनेशन भी बता दो कि रैंडमनेस का मतलब क्या होता है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट। 2 बातें हमने लिखी थी। 2 तरीके से रैंडमनेस को डिस्क्राइब करते हैं। एक तरीका ये होता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट के क्या कहते हैं, व्हेन a particular nucleus will decay, or it is impossible to predict which nucleus in the sample will decay next। तो ये 2 तरह से लिखने के तरीके होते हैं, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल, मेरी बैटरी बंद हो जाएगी इसलिए मैं लास्ट पार्ट की तरफ आ रहा हूँ। मैंने वर्बली बता दिया, आप उसको रिकॉर्डिंग से दोबारा सुन लेना, ठीक है। तो रैंडमनेस की जो डेफिनेशन आपने याद की हुई है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि 2 मार्क का है तो इसलिए जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड सो यू डोंट लूज एनी मार्क्स, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स जो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक रीजन में एंटर होते हैं जहां पे आपके पास पॉजिटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हैं। तो एसेंशियली क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कह रहे हैं ड्रॉ द पाथ टेकन बाय बीटा पार्टिकल्स बिटवीन द 2 प्लेट्स। You know that beta particles are negatively charged. Beta particles are electrons. So what will happen to them? They will obviously get attracted towards the positive plate. लेकिन ये कर्व पाथ फॉलो करते हैं जो कि कुछ यूं होता है। तो या तो अगर आप प्लेट को हिट कर रहे हो वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप प्लेट को हिट नहीं कर रहे और आप पार्टिकल को यहां से बाहर निकाल रहे हो, तो बाहर निकलने के बाद ये पार्टिकल सीधा ही कर देना, ये ना हो कि कर्व ही होता रहे ऊपर की तरफ, ठीक है। इस किस्म का पाथ आप बना लोगे बीटा पार्टिकल्स का, ठीक है। तो बस जैसे ही पार्टिकल एंटर होंगे वो पाथ कर्व होना शुरू हो जाएगा। दैट्स ऑल वी नीड टू डू। ऑलराइट, पेपर खत्म हो गया। चलें जी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।